हाँ, सभी साथियों को नमस्कार। चेक कर लो। सभी साथियों को नमस्कार। SCRT एम केयर इंडिया परिवार से मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ। मैं मृणाल। साथियों, आज जिस विषय पे हम बातचीत करेंगे वह है राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 अर्थात निःशुल्क और अनिवार्य प्राप्त शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009। साथियों, इस अधिकार अधिनियम के संदर्भ में बात करने से पहले थोड़ा ये समझते हैं कि जो हमारी इस कानून जो हमारे सामने आज हम इसको देख रहे हैं, शिक्षा अधिकार कानून, एक इसके अपना जो कानून बना है, इसके पीछे जो चीज़ हमारे ऐतिहासिक घटनाक्रम हैं उनको भी हमें बहुत जानना ज़रूरी है, क्योंकि हम ये अच्छी तरह जानते हैं कोई भी कानून जिन प्रयासों के साथ हमारे पास सामने दिखता है, हमको जिस रूप में दिखता है, उसके पीछे जिन लोगों ने अपने अथक मेहनत, अथक प्रयास, अथक संघर्ष, जो बलिदान देते हैं, दिया है, उसको भी हमें स्वीकारना, सम्मान देना बहुत ज़रूरी है। तो आज उसी के थोड़ा आगे चलते हैं, बातचीत करते हैं और थोड़ा राइट टू एजुकेशन एक्ट को समझने का प्रयास करते हैं। साथियों, जो हम तो ये अच्छी तरह जानते हैं कि आज़ादी से पहले हमारे ऊपर अंग्रेज़ों की एक अपना उनका शासन था, उनकी हमारे ऊपर दास्ता थी, हम उनके अधीन थे। तो सर्वप्रथम जब 1870 में ब्रिटेन में अनिवार्य शिक्षा अधिकार कानून पारित हुआ, उसी समय से हमारे अपने यहाँ देश में भी कुछ जो बुद्धिजीवी वर्ग थे, शिक्षा से जुड़े लोग थे, ये कहने बातचीत शुरू हुई कि भाई जब हम आपके देश में हमारे इस तरह कानून लागू हो सकता है, तो हमारे देश के लोग, हमारे देश की जनता, हमारे देश के बच्चे क्यों इससे वंचित रहें। लेकिन यह जो आवाज़ थी, वो आवाज़ एक आवाज़ के रूप में नहीं थी, एक हल्की सी जिसे कहते हैं सुगबुगाहट कहते हैं, कह लीजिए, या बहुत ही धीमी आवाज़ थी, कम लोगों के द्वारा ये बात की जा रही थी। इसी क्रम में 1882 में सबसे पहले यह आवाज़ जो उठी एक समूह के रूप में, ज्योतिबा फूले द्वारा यह हंटर कमीशन के सामने रखी गई कि भाई हमारे देश में हमारे देश के बच्चों को भी, भारत देश के बच्चों को भी एक अनिवार्य शिक्षा का अधिकार कानून दिया जाना चाहिए, उनको भी पढ़ाई लिखाई मुहैया करानी चाहिए। जिस प्रकार से आप ब्रिटेन में इस तरह का कानून लाके सही बच्चों को शिक्षित करने का प्रयास कर रहे हैं, उसी प्रकार हमारे देश के बच्चों को भी यह प्रयास देना, यह मतलब अवसर देना चाहिए बच्चों को भी। लेकिन इस समय यह बात सिर्फ एक हलचल के रूप में थी और सुना अनसुना दोनों ही तरीके से कह लें, उस समय के वर्तमान अंग्रेजों के द्वारा किया गया। देन उसके बाद 1906 में गोपाल कृष्ण गोखले जी द्वारा इम्पीरियल लेजिस्लेटिव असेंबली में सब उसके बाद यह मांग उठाई गई, और यह मांग आज जो उस समय अनिवार्य शिक्षा अधिकार के रूप में मांगी गई थी, और इनके द्वारा यह मांग यह रखी गई कि नहीं, अब बहुत समय हो गया, हमारे बच्चों को भी निःशुल्क मिलनी चाहिए और सभी को मिलनी चाहिए यह अनिवार्य शिक्षा अधिकार कानून। लेकिन जो कहते हैं ना कि जब हलचल तेज होने लगती है, तो उस समय भी लोग जो हमारे शासक हैं, उस शासक थे, तो ये हुआ कि चलो नहीं भाई, अब आवाज़ तेज होने लगी है, अब इस आवाज़ को कुछ दबाना भी पड़ेगा। तो धीरे धीरे उन्होंने जो भी समय के संप्रांत परिवार के लोग थे, उनके लिए स्कूल शिक्षा व्यवस्था थी भाई, जो अंग्रेजों की जो अंग्रेज शासक यहाँ थे, उनके बच्चों के लिए अलग सा स्कूल था, और जो हमारे यहाँ के राजा महाराजा या संप्रांत परिवार के लोग थे, उनके विद्यालयों तक उनकी पहुँच थी। तो लोगों, अपने ही लोगों, जो हम जानते हैं कि यह अंग्रेजों की बहुत ही बड़ी रीत रही है कार्य करने की कि भाई फूट डालो, राज करो, हमारे ही अपने ही लोगों को हमारे ही चीज़ों के खिलाफ खड़ा करना, और जो हमारी व्यवस्थाएं थी नहीं, उन्हीं को दबाना, हमारे ही लोगों द्वारा अपने को दबाना। इसके तहत ये मांग धीरे धीरे उठ भी रही थी और दब भी रही थी कहें, लेकिन ये मांग पूरी तरह से मांगी नहीं, उस समय नहीं स्वीकारी गई। 1937 में पुनः एक बार प्रयास किया महात्मा गांधी जी द्वारा, अपनी राष्ट्रीय शिक्षा परिषद में सभी बच्चों के लिए सार्वभौमिक शिक्षा का प्रस्ताव दिया गया।
आज जब ये 1937 में महात्मा गांधी जैसे व्यक्तित्व ने इस मांग को अंग्रेजों के समक्ष रखा, तो अंग्रेजों को थोड़ा सा इसमें सोचना पड़ा। लेकिन यहाँ भी इफ और बट का बात आई और यह प्रावधान इस रूप में टाला जाने का प्रयास किया गया कि जी नहीं, हमारे यहाँ अभी हम वित्तीय रूप से इतने सशक्त नहीं हैं कि हम सभी को समान रूप से निःशुल्क शिक्षा प्रदान कर सकें। 1947 में जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो ये लगा कि चलो जो मशाल 1882 में ज्योतिबा फूले जी द्वारा जगाई गई वो शायद हम इस मकसद में पूर्ण हो। लेकिन हम उस समय जब हम अपना देश आज़ाद हुआ तो हम कुछ अलग तरह की हम कठिनाइयों से, समस्याओं से जूझ रहे थे। निसंदेह उस समय हमारी आर्थिक स्थिति बहुत ही दयनीय कह लें, या ऐसी स्थिति नहीं थी कि हम सही तक इसकी पहुँच के अपने विचार कर सकें। लेकिन यह बात रखी गई कि नहीं, विचार तो करना ही पड़ेगा। देन 1948-49 के दौरान अनिवार्य शिक्षा अधिकार की मांग जो उठ रही थी, और यह माना गया कि अभी हम इसको मौलिक अधिकार तो नहीं मान सकते, लेकिन राज्य के नीति निर्देश तत्व जो है सूचियों में इसको स्वीकारा गया। और नीति निर्देश सिद्धांत के अधिनियम 45 के अनुसार यह प्रस्ताव रखा गया कि प्रत्येक राज्य अपने राज्य स्तर से 10 वर्ष की अवधि में 6 से 14 आयु वर्ग के बच्चों को निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराने का प्रयास करेंगे। यहाँ पे उपलब्ध कराएंगे की बात नहीं कही गई, प्रयास करेंगे। क्यों? अब ये प्रयास शब्द क्यों जोड़ा गया, 10 साल का समय क्यों जोड़ा गया, ये थोड़ा समझने की बात है। प्रयास से आशय यहाँ पे था कि जो हम अलग अलग राज्य की अलग अलग स्थितियाँ थी, आर्थिक, सामाजिक, भौगोलिक परिस्थितियाँ, उस हिसाब से देख लें। उस समय जो हम अपना भौतिक विकास देख रहे थे, भौतिक पहुँच देख रहे थे, शिक्षा, स्वास्थ्य, सभी चीज़ों को लेके, और एक हम नई व्यवस्थाओं को भी समय धीरे धीरे हमारी पनप रही थी चीज़ें। और हम भी जानते हैं कि कोई भी चीज़ एक झटके में विकसित नहीं होती, एक सने सने सतत विकास की प्रक्रिया के तहत ही वो चीज़ें पनपती हैं। तो ये वक्त राज्य अपने स्तर से इसको देखेगा और अपने स्तर से इनको प्रयास करेंगे। देन 1964 में इसके बाद एक कोठारी कमीशन ने 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा में एक गारंटी शब्द जोड़ा और यह प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया। 1976 में संविधान के 42वें संशोधन में शिक्षा को राज्य सूची से हटाकर समवर्ती सूची में शामिल किया गया। देन इसके बाद 1993 में शिक्षा की व्यवस्था के विषय में उच्चतम न्यायालय द्वारा, हाईकोर्ट द्वारा स्वीकारा गया कि शिक्षा के बिना जीवन जीने का अधिकार अपूर्ण है। जो सभी को जीवन जीने का अधिकार है, जब हमारे पास जीना अधिकार, हमारे पास शिक्षा ही नहीं होगी तो हम कैसे इस तरह को अपने जीवन को आनंदित, सुखमय या जीने योग्य बना पाएंगे। इस संदर्भ में माना गया कि नहीं, शिक्षा तो वास्तव में जरूरी है। और आप कोई भी चीज़ में देख लीजिए, हम इस चीज़ के अब तक 1993 तक में 1978 से मांग उठ रही थी और 1993 तक के पीरियड में एक बहुत दशकों का समय निकल गया और उस दौरान यह महसूस तो किया ही जाता, यह स्पष्ट था, उससे ये सभी को दिखने भी लगा था। जितनी भी हमारी सरकारी संस्थाएं थी, इकाइयाँ थी, कि वास्तव में अगर हम इस सत्य को पाना है जो कि हम अपने को पूरा रूप से सर्वांगीण अपना विकास कर सके मनुष्य के रूप में, तो हमें शिक्षा को वास्तव में अपनाना होगा। यह सोच जहाँ पहले कुछ चुनिंदा लोगों के शासन में कुछ सीमित लोगों के पास यह सोच थी, लेकिन आज 1993 तक आते आते यह एक आवाज़, मतलब बहुतों की आवाज़ बनी और लोगों ने सरकार को इस तरह का प्रेशराइज किया, जो आज उच्चतम न्यायालय इस तरह का जो अपने अपने संज्ञान में स्वयं लाए इस चीज़ को कि भाई शिक्षा का अधिकार सभी को दिया जाना चाहिए और कैसे इसको जीवन जीने के अधिकार से जोड़ा जाए। देन 2002 में 86वें संविधान संशोधन में इसे मूल अधिकार के रूप में शामिल किया गया और अनुच्छेद 21(1) के अंतर्गत यह कहा गया कि प्रत्येक राज्य 6 से 14 आयु वर्ग के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा राज्य विधि द्वारा उपलब्ध कराई जाएगी। संविधान के इस अनुच्छेद 45 में संशोधन करते हुए जो बचपन से शिक्षा को संज्ञान लिया गया, उसमें यह कहा गया कि राज्य वह बच्चे जो अपनी आयु 6 वर्ष पूर्ण नहीं कर लेते उनको
बचपन पूर्व शिक्षा प्रदान करने का प्रयास राज्य द्वारा किया जाएगा। देन उसके बाद 2006 में प्रथम प्रस्ताव मॉडल स्वरूप प्रस्तुत किया गया हमारे शिक्षा अधिकार कानून का। 4 अगस्त 2009 को निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम के रूप में हमारी संसद में पारित हुआ। 27 अगस्त 2009 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया गया। देन 1 अप्रैल 2000 से यह अधिनियम लागू हो गया और आज की तारीख में यह हमारे तो सभी भारत के सभी राज्यों में यह शिक्षा अधिकार अधिनियम कानून पूर्णतः लागू है। तो साथियों, आपने अभी ऐतिहासिक दृष्टिकोण से इसको देखा कि यह एक दशकों की लड़ाई है, दशकों का प्रयास है जो आज हमारे सामने दिख रहा है। और यह एक सरकार की बहुत दूरगामी सरकार की क्या कहें, जो भी समय हमारे जो बुद्धिजीवी वर्ग थे, जो हमारे ऐसे जो लोग थे जो वास्तव में शिक्षा के महत्व को समझ रहे थे और समाज को एक दिशा देने की कोशिश कर रहे थे, वो ये अच्छी तरह जानते थे कि कोई भी समाज, कोई भी परिवार कोई भी समाज अपने को तभी पूर्ण रूप से एक विकसित कर पाएगा जब उसके पास शिक्षा होगा, शिक्षा रूपी हथियार उनके पास होगा। वो ये अच्छी तरह जानते हैं कि शिक्षा हमारे लिए एक इस प्रकार का आईना है, इसमें हम अपने राष्ट्र की तस्वीर को दिखा सकते हैं। हम अपने आचरण व्यवहार सभी को अपनी शिक्षा के माध्यम से ही हम एक योग्यपूर्ण बना सकें जो लोगों द्वारा स्वीकारा जाए। हम शिक्षा के ही माध्यम से यह सोच उनमें अच्छी तरह बनी है और इस तरह के लोगों, सरकार को भी तमाम चुनौतियां हैं। ऐसा नहीं कि सरकार नहीं चाहती, लेकिन अलग तरह की जो चुनौतियां सामने होती हैं, तो उन चुनौतियों को संज्ञान में रखते हुए ये आज हमारे सामने इस तरह का मेहनत जो हमारे पूर्वजों द्वारा की गई, उन पूर्वजों के आज हमारे सामने यह एक दूरगामी रूप में है। इसमें यह स्पष्ट कहा गया कि 6 से 14 आयु वर्ग के सभी बच्चों को एक गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध राज्य द्वारा कराई जाएगी और यह उनका एक मौलिक अधिकार है। तो साथियों, इस पूरे बात करें तो जो हमारा अधिनियम हमारे सामने है, निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009, इसमें कुल हमारे 7 अध्याय और 38 खंड है, जिसके अंतर्गत इसमें अलग अलग अध्यायों में अपनी अपनी इस चीज़ को बात रखने का प्रयास किया गया है कि किस प्रकार से हम ये सुनिश्चित करेंगे, किस प्रकार से हम विद्यालय को परिभाषित करेंगे, किस प्रकार हम इसके अंतर्गत शिक्षक के दायित्व को निर्वहन को चिन्हित करेंगे, किस प्रकार हम राज्य, केंद्र और स्थानीय प्राधिकारी को इसमें उनके दायित्वों का निर्वहन को हम इसमें सुनिश्चित करेंगे, समुदाय का क्या रोल होगा स्कूल की भागीदारी सुनिश्चित करने में, या उनका किस प्रकार का सहयोग रहेगा, जो भी हम बच्चों को टेक्स्ट बुक, करिकुलम आदि हम उनको उपलब्ध कराते हैं, उसका स्ट्रक्चर कैसा होगा, आदि आदि जो भी हम गुणवत्तापूर्ण शिक्षा संबंधी चीज़ हैं वो इसके अंतर्गत सुनिश्चित की गई। इसके साथ ही साथ एक या इस तरह का प्रावधान इसमें भी दिया गया जो कि सबसे महत्वपूर्ण था, बच्चों के अधिकारों को संरक्षण प्रदान करना। उसमें स्थानीय प्राधिकारी की क्या भूमिका होगी, राज्य की क्या भूमिका होगी और केंद्र की क्या भूमिका होगी। इसके साथ ही समय की आवश्यकता के अनुसार जो कानून बनाने की आवश्यकता हो उसको हम कहाँ रखेंगे, कहाँ देखेंगे, ये सब प्रावधान इसके अंतर्गत विभिन्न अध्यायों में किए गए। उसी संदर्भ में देखें तो जो हमारा अध्याय 1 है, अध्याय 1 जो यह एक प्रस्तावना स्वरूप है, जिसके अंतर्गत जो भी एक नियमावली के अंतर्गत जो नाम है आते हैं उन शब्दों को परिभाषित करने की कोशिश की गई है। इसके साथ ही स्कूलों के प्रकार कैसे होंगे उसको परिभाषित करने की कोशिश की गई है। दूसरे अध्याय में जो हमारा है और निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा अधिकार के संबंध में है कि किस प्रकार से इसमें समुचित सरकार, स्थानीय प्राधिकारी विद्यालय को स्थापित करने के कर्तव्य होंगे, माता पिता संरक्षक के क्या कर्तव्य होंगे। इसी प्रकार स्थानीय अध्याय 3 के अंतर की बातचीत करें तो जो हमारा स्थानीय प्राधिकारी, सरकार, उनके दायित्वों की बात हो रही है। अध्याय 4 के अंतर्गत विद्यालय और शिक्षकों के क्या उत्तरदायित्व हैं, क्या उनकी रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी हैं, बच्चों को प्रवेश किस तरह दिया जाएगा, जो बच्चे स्कूल नहीं आ पा रहे हैं उनके लिए शिक्षण व्यवस्था कैसे सुनिश्चित की जाए, आदि इस प्रावधान के अंतर्गत किए गए हैं। अध्याय 5 के अंतर्गत जो हमारा है पाठचर्या एवं पाठ्यक्रम से संबंधित है। इसके अंतर्गत जो हमारी पाठचर्या, पाठ्यक्रम, उसका निर्माण कैसे होगा, कौन उसकी शैक्षणिक इकाई कौन होगा, आदि इसके संबंध में बात की गई। इसके साथ ही साथ मूल्यांकन प्रक्रिया को कैसे जोड़ा जाएगा, इसके अंतर्गत इसके विभिन्न चरण क्या होंगे, में संवाद किया गया। इसके अंतर्गत जो बच्चों के साथ
रुचिपूर्ण शिक्षा को सुनिश्चित कराने हेतु जो इसमें बातचीत की गई है, जिसमें परीक्षा और मूल्यांकन प्रणाली को एक कैसा लचीलापन रखा जाए, इसके बातचीत उस संदर्भ को इसमें ध्यान रखा गया है। देन छठे अध्याय में बालकों के अधिकारों का संरक्षण दिया गया है, जिसमें बालक के शिक्षा के अधिकार को मॉनिटर करना, उनकी शिकायतों को दूर करना और राज्य व देश केंद्र और राज्य के स्तर पे आयोगों का गठन करना और संबंधित अध्याय 7 जो है हमारा जो आवश्यकता के अनुरूप हमारे जो इसमें विधिक चीज़ें हैं, इससे संबंधित अधिसूचना जारी करना आदि कार्य इसके अंतर्गत है। तो साथियों अध्याय 1 जो हमारा है, जो इसमें बातचीत कर रहे हैं प्रस्तावना स्वरूप हमारे समझ से, तो इसके अंतर्गत जो मुख्य चीज़ें हैं मैं आपसे उसको शेयर करता हूँ कि सबसे पहले इसके अध्याय 1 के अंतर्गत यह परिभाषित किया गया कि वास्तव में स्कूल हम किसे माने, स्कूल क्या है। तो इसके अंतर्गत कुछ 4 प्रकार के स्कूलों को संज्ञान में रखा गया है। एक तो हमारे निश्चित रूप से सरकारी स्कूल, यानी यही सरकार के द्वारा स्थापित और जिसमें सरकार का ही पूरा नियंत्रण होता है। दूसरा है जो अनुदान प्राप्त निजी स्कूल हमारे हैं, विशेष श्रेणी के स्कूल जैसे हमारे नवोदय स्कूल हैं, केंद्रीय विद्यालय हैं आदि। और दूसरे हमारे अनुदान ना पाने वाले निजी स्कूल, तो विशुद्ध रूप से उनकी अपनी संस्था होती है, वो हमारे निजी स्कूल। इसके साथ ही साथ यहाँ पे एक शब्द क्या अधिनियम में बार बार शब्द यूज़ किया गया है, बच्चा शब्द, जिससे आशय है कि 6 से 14 साल के जो भी बच्चे हैं, बालक बालिका हैं, उनके संदर्भ में इसका उपयोग किया गया है। जहाँ कहीं भी प्रारंभिक शिक्षा को संबोधित किया गया है इस अधिनियम में, उससे आशय है कक्षा 1 से 8 तक की शिक्षा से है। इसमें वंचित वर्ग, कमजोर वर्ग शब्द का उपयोग किया गया। तो यहाँ वंचित वर्ग से आशय है कि अनुसूचित जाति व जनजाति, सामाजिक, आर्थिक, शैक्षिक अर्थ में पिछड़े या जिन्हें सामाजिक, भाषी या लिंग या अन्य वजह से सरकार द्वारा चिन्हित किया गया है, जो इस तरह के वर्गों को वंचित वर्ग की श्रेणी में रखा गया है। देन कमजोर वर्ग से आशय है जो सरकार द्वारा तय मानक हैं, उनके आधार पे आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग जो हैं, कमजोर वर्ग हैं। कुछ इस तरह की जो चीज़ें हैं यहाँ पे परिभाषित करने की अध्याय 1 के अंतर्गत बातचीत की गई है। देन दूसरा है कि अध्याय 2 यानी कि निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार को थोड़ा सा यहाँ पे बातचीत की गई है इस अधिनियम के अंतर्गत। इसके अंतर्गत जो प्रावधान दिए गए हैं, तो पहला प्रावधान जो मुख्य रूप से है कि 6 से 14 आयु वर्ग के सभी बच्चों को अपने पड़ोस के स्कूल में निःशुल्क शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है। यहाँ निःशुल्क शिक्षा पूर्ण करने का अधिकार से आशय है प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण करने तक, यानी कक्षा 1 से कक्षा 8 तक। पड़ोस से आशय है कि जो बच्चे के नज़दीक का विद्यालय हो, उस विद्यालय में उसे यहाँ पे दाखिला मिले। कुछ ऐसे बच्चे यहाँ पे होते हैं जो जिनका 6 से 14 आयु वर्ग में जिन्होंने स्कूल में नाम नहीं लिखा है, या कहते हैं आउट ऑफ स्कूल हैं, या बीच में उनकी पढ़ाई छूट गई है, तो उस संदर्भ में जब भी वो स्कूल में उनका नाम लिखाया जाएगा तो वह अपनी आयु संगत कक्षा में प्रवेश के अधिकार का होगा। यानी कि अगर बच्चे की उम्र 10 साल है तो वो उस 10 साल की उम्र जिस कक्षा में उनका प्रवेश होना चाहिए, वो उस कक्षा में का प्रवेश उनको प्राप्त करने का पूर्ण अधिकार होगा। इसके साथ ही साथ उस दौरान विद्यालय, वहाँ के स्थानीय प्राधिकारी, राज्य सभी मिलकर उस प्रकार के बच्चों को उनको विशेष प्रशिक्षण प्रदान करेंगे उस दौरान, कि बच्चे अपने जो भी बच्चे की अपनी लर्निंग है वो एनहेंस हो और अपने आयु संगत कक्षा में उनको प्रवेश दिलाया जाए और उसका उनको विशेष प्रशिक्षण भी उपलब्ध कराया जाए। इसके साथ ही साथ अन्य स्कूलों में स्थानांतरण का अधिकार, अगर बच्चे को आवश्यकता पड़ती है या बच्चे कहीं बाहर जाते हैं अपने माता पिता के साथ और किसी विद्यालय में वहाँ पर नाम लिखाना है, तो यह उनको अधिकार है कि 20 सत्र में भी अपने स्कूल से किसी दूसरे स्कूल में उनको अपना स्थानांतरण दिया जाए, और इसके लिए उनको तत्काल स्थानांतरण प्रपत्र प्राप्त करने का पूर्ण अधिकार है। उनको कोई भी इस चीज़ के टीसी जिसको हम बोलते हैं उस फॉर्म से हम उनको मना नहीं कर सकते। अध्याय 3 समुचित सरकार, स्थानीय प्राधिकारी, माता पिता का कर्तव्य है। यहाँ पे पड़ोस का स्कूल स्थापित करने की बात की गई है।
वो भी अधिनियम लागू होने के 3 वर्ष के भीतर तक की बात थी। आज हम देखते हैं कि हमारे जब कहते हैं कि हमारे यहाँ जो प्राथमिक स्कूल हैं वो काफ़ी संख्या में खुले हुए हैं, हर 1 किलोमीटर पे एक स्कूल है। तो कहीं ना कहीं जब इसमें ये प्रावधान किया गया शुरुआत में कि जहाँ कहीं बच्चों को बहुत दूर से स्कूल ना आना पड़े, जिससे इस तरह के केसेस भी निकल के आए थे, बच्चे क्यों नहीं जा रहे हैं, भाई स्कूल दूर है, रास्ता नहीं सही है आदि कारण थे। तो यहाँ बात की गई तो बच्चे के दूरी का मानक तय किया गया और वहाँ पर यह तय किया कि बच्चे के पड़ोस में स्कूल को 3 वर्ष की अवधि में स्थापित करा। उसके दायित्व स्थानीय प्राधिकारी का होगा। फिर इसके बाद केंद्र राज्य सरकार मिलकर अधिनियम के प्रावधानों में समुचित वित्तीय प्रावधानों की व्यवस्था करेंगी। केंद्र स्तर से राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा का विकास और विस्तार किया जाएगा। शिक्षकों के प्रशिक्षण हेतु मानकों का निर्धारण एवं नवाचारों शोध नियोजन व क्षमता संवर्धन हेतु कार्यों में राज्य सरकार को तकनीकी सहयोग प्रदान किया जाएगा। स्थानीय प्राधिकारी को प्रभाषित करना, उनके कार्य दायित्व को सुनिश्चित करने का प्रयास किया गया है इस अध्याय 3 के अंतर्गत। अध्याय 4 जो है वो हमारे लिए बड़ा महत्वपूर्ण अध्याय है। ये अध्याय महत्वपूर्ण है लेकिन अध्याय 4 इस संदर्भ में है कि उसमें विद्यालय एवं शिक्षकों के उत्तरदायित्व की बातचीत की गई है। इसके अंतर्गत प्रमुख रूप से यह है कि बच्चों के साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। किसी भी प्रकार का भेदभाव से आशय उनके साथ धर्म, उनकी जात, धर्म, भाषा, किसी भी या सामाजिक आर्थिक किसी भी पृष्ठभूमि को ध्यान में रख के कोई नहीं। यहाँ बच्चों के प्रति हमें बिल्कुल उनको यह सुनिश्चित करना है कि हमें उनको भय मुक्त, तनाव मुक्त, उनको हम रुचिपूर्ण शिक्षा प्रदान करें, यह उनका मौलिक अधिकार है। प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण कराए जाने के नाम पर किसी भी प्रकार का शुल्क नहीं लिया जाएगा। कभी इस तरह के केसेस निकल के आए थे कि बच्चों के साथ प्रारंभिक शिक्षा या स्कूल फीस से कुछ ली जाती है, या स्कूल में कुछ तरह के इवेंट होते हैं, या पाठ सहगामी क्रियाओं के नाम पे कुछ उनसे शुल्क अगर लिया जाता है। तो इस तरह का को कहीं शुरुआत पहले इस तरह ही कुछ कागज कारण निकल के आए थे। तो यहाँ पे इस अधिनियम में यह व्यवस्था की गई है कि बच्चों को निःशुल्क रूप से किसी भी प्रकार से कोई भी फीस नहीं ली जाएगी किसी भी शिक्षा के नाम पे। आयु के सबूत के अभाव में प्रवेश देने से मना नहीं किया जा सकता। यदि बच्चे अपने आयु का सबूत, बच्चों के माता पिता, उनके अभिभावक उनके आयु का सबूत नहीं दे पाते हैं तो भी हमें बच्चों का नाम देना होगा जो अभिभावक उनकी एज बता रहे हैं और कुछ अपने विवेक के अनुसार को यह तय करना होगा। स्कूल संचालन के लिए मान्यता प्राप्त करना अनिवार्य है। इस अधिनियम के अंतर्गत यह तय किए गए हैं कि वास्तव में विद्यालय के लिए मानक क्या हों। ठीक है, उन मानकों को प्राप्त करना, उन मानकों के आधार पर उस स्कूल को उनकी गुणवत्ता को सुनिश्चित करने का अधिकार स्थानीय प्राधिकारी को होगा। और जो भी स्कूल संचालन हम क्षेत्र विशेष में किया जा रहा है उसकी मान्यता सरकार द्वारा दी जाएगी। बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करना, किसी भी बच्चे को किसी कक्षा में रोका नहीं जा सकता, ना ही उसे स्कूल में निष्कासित किया जा सकता है। किसी भी मूल्यांकन प्रक्रिया या पास फेल की बात अलग ऊपर उठ के ये बात इस वक्त की जा रही है कि बच्चों में जो भी किसी भी कारण से बच्चों को किसी भी कक्षा में रोका नहीं जाएगा, चाहे वो मतलब उनके भले वो मूल्यांकन प्रक्रिया में उन्होंने सहभागिता अपनी दी हो या ना दी हो, लेकिन उनको हमें आगे बढ़ाना है। किसी भी क्लास में को रुकना नहीं है। उस दौरान जो भी बच्चे को गैप हो रहा है स्कूल के अवधि के दौरान, वहाँ बच्चे को विशेष प्रकार की शिक्षा की व्यवस्था भी हमारे द्वारा की जाएगी। देन अधिनियम जो भी बात है, स्कूल विकास के लिए एसएमसी का गठन किया, विद्यालय प्रबंधन समिति का गठन किया जाएगा जो विद्यालय विकास योजना का निर्माण करेगी। धारा 23 के अंतर्गत, यहाँ शायद जो मैंने धारी बात की गई कुछ महत्वपूर्ण बात है, शिक्षकों की न्यूनतम योग्यता का निर्धारण किया गया है। धारा 24 के अंतर्गत शिक्षकों के कार्यदायित्व को चिन्हित किया गया है, जैसे समय से पाठ्यक्रम पूरा करना, पाठ सहगामी क्रियाकलापों को पूर्ण करना, एसएमसी मीटिंग करना, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करना, बच्चों की शैक्षिक प्रगति से उनके माता पिता को अवगत कराना,
छात्र शिक्षक अनुपात से प्राथमिक स्तर पर 30:1 का निर्धारित किया गया है। उच्च प्राथमिक स्तर पर 35:1 का स्तर तय किया गया है। और कुल कार्य दिवस हम जो निर्धारित किए गए हैं शैक्षणिक रूप से हमारे लिए वो 200 कार्य दिवस हैं, अर्थात पूरे वर्ष में हमें 200 कार्य दिवस या 800 शैक्षणिक घंटे बच्चों को अधिगम प्रक्रिया से लाभान्वित करना है प्राथमिक स्तर पे। अगर उच्च प्राथमिक स्तर की बात करें 220 कार्य दिवस हैं और 1000 शैक्षणिक घंटे हैं जो हमें बच्चों को उनके साथ शैक्षणिक अध्ययन प्रक्रिया में उनके साथ कार्य करना है। अध्याय 5 के अंतर्गत सरकार के अध्यादेश द्वारा शैक्षिक प्राधिकारी द्वारा प्रारंभिक शिक्षा के लिए पाठ्यक्रम उनकी मूल्यांकन प्रक्रिया की व्यवस्था की गई है। इसके लिए निम्न बिंदुओं को संज्ञान में रखना आवश्यक होगा कि संविधान के अंतर्गत जो भी हमारे निहित मूल्य हैं इसकी अनुरूपता हो, संविधान को ध्यान में रख के जो भी हम पाठ्यक्रम वगैरह अपना डिज़ाइन करें तो यह ध्यान रखें वो हमारे संविधान पे कहीं उसकी आस्था, उसकी भावना, उसकी प्रस्तावना पे किसी प्रकार का ठेस ना पहुँचे। बच्चों के ज्ञान, संभावित क्षमता व प्रतिभा का विकास हमारे द्वारा जो भी प्रक्रिया अपनाई जा रही हैं वो इस प्रकार से हो कि बच्चों में जो भी उनके अंदर ज्ञान छिपा हुआ है, जो उनकी एक योग्यता है, क्षमता है, वो उन पर निखारती हों। शारीरिक मानसिक योग्यता का पूर्णतम सीमा तक विकास, जो भी बच्चे की एक शारीरिक मानसिक अपनी एक क्षमता है उस क्षमता को हम पूर्णतम रूप से इसका विकास करें। और जो भी हम बाल केंद्रित क्रियाकलापों, अन्वेषण या खोज के माध्यम से सीख की बात करते हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा हमारे साथ होनी चाहिए। और हम बच्चों के साथ जो भी क्रियाकलाप या कर रहे हैं उसमें हम इन चीज़ों को ध्यान रखें कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को ध्यान में रखें। जो भी हम अपने क्रियाकलाप अपनाएं तो उस पर रखें और यह ध्यान रखें कि हम बच्चों की इसमें चिंतन प्रक्रिया, सोचने की प्रक्रिया या जो भी है बच्चों की खोजबीन प्रवृत्ति की उसको हम उसमें उनकी क्षमता का संवर्धन करें। जहाँ तक संभव हो शिक्षा का माध्यम उनकी भाषा में, उनकी मातृभाषा में हो। हम जानते हैं कि हमारे यहाँ जो भी बच्चे जिस पृष्ठभूमि से आ रहे हैं वहाँ उन पृष्ठभूमि उनकी भाषा उनके लिए उनका महत्वपूर्ण है, वह उनकी एक पहचान है। उस पहचान को हमें उनको शुरुआत से विद्यालय में अगर उनको जोड़ना है या उसकी रुचि से उनको रुचि पैदा करनी है तो हमें वास्तव में उनकी सभ्यता, उनकी रुचि या उनकी भाषा को सम्मान देना होगा। यहाँ एक चीज़ बात और कही गई है कि प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण करने के लिए बच्चों को किसी भी प्रकार की बोर्ड परीक्षा नहीं दी जाएगी। जैसे कि क्लास प्रारंभ में शुरुआत हम कक्षा 8 में, क्लास 8 में या 5 में बोर्ड परीक्षा हुआ करती थी। आज वर्तमान में इस प्रकार की बोर्ड परीक्षाएं नहीं हैं। हम इस पर बातचीत कर सकते हैं, बहुत बड़ा विषय हो सकता है कि परीक्षाएं जो नहीं हो रही हैं या नहीं करनी है, इन शब्द को हम अलग तरीके से समझें। वास्तव में इसको मूल्यांकन से बहुत ज़्यादा जोड़ा गया है कि अगर निरंतर मूल्यांकन चलता रहे, यदि निरंतर मूल्यांकन की प्रक्रियाएँ चलती रहें, यदि आपने एनसीएफ को संज्ञान में लिया, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 को देखा होगा, को सुना होगा, उसके बारे में, उसके सिद्धांतों के बारे में देखा होगा, उसमें एक बात स्पष्ट की गई है कि कक्षा कक्ष के अंतर्गत जो भी मूल्यांकन के नाम पर क्रिया गतिविधियाँ हो रही हैं वो उनमें नियमितता होनी चाहिए, उनमें सततता होनी चाहिए। अब वो इस प्रकार से लचीली हो कि मुझे पता ही नहीं चले, किसी बच्चे को ही नहीं पता चले कि मेरा मूल्यांकन हो रहा है उस गतिविधि के माध्यम से। अगर वो सततता है तो मैं उसमें रुचि भी लूँगा, अगर उसमें सततता है, निरंतरता है, क्रिया और विविधता है तो मुझे मज़ा भी आएगा, मुझे उसमें रुचि, आनंद आएगा उस गतिविधि करने में, और शिक्षक को भी सहजता होगी उसको बच्चे का मूल्यांकन करने में। तो यहाँ पे इस परीक्षा को थोड़ा हमें इस प्रकार समझना होगा और कभी इस विषय पे हम बातचीत भी करेंगे कि वास्तव में परीक्षा किस, जो भय तनाव की हम बात कर रहे हैं वो परीक्षा से किस प्रकार सामने आता है। प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण होने के बाद निर्धारित प्रारूप पर जो निश्चित है एक प्रमाण पत्र बच्चे को दिया जाएगा जो यह सुनिश्चित करेगा कि फला बच्चे की प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण हो गई और इसको मान्यता विद्यालय हमारा प्रदान करता है। देन अध्याय 6 की हम बात करें
तो यहाँ पे अध्याय 6 के अंतर्गत बच्चों के अधिकारों के संरक्षण प्रदान हेतु राज्य एवं केंद्र स्तर पर अलग अलग संरक्षण आयोग का गठन किया गया। बाल अधिकारों को मॉनिटर करना यहाँ पे सुनिश्चित किया गया। तय समय सीमा में शिकायतों को दूर करना यह भी सुनिश्चित किया गया है। यहाँ पे यह बात विशेष रूप से कहना चाहेंगे कि यहाँ पे जो भी बाल अधिकारों को संरक्षण देने की बात की गई है, तो यहाँ पे जो भी बच्चों के साथ जो हम बातचीत कर रहे हैं कि जो बच्चों को भय मुक्त, तनाव मुक्त शिक्षा दी जाए, रुचि मुक्त शिक्षा दी जाए। अगर किसी भी बच्चे को किसी बच्चे के माता पिता को यह लगता है कि वो उसके बच्चों को यह मौलिक अधिकार या इस अधिनियम के अंतर्गत दी गई अधिकारों का हनन विद्यालय द्वारा या किसी द्वारा किया जा रहा है, तो वह अपनी शिकायत स्थानीय प्राधिकारी से करेंगे। स्थानीय प्राधिकारी भी उससे का जाँच नहीं करते तो राज्य संरक्षण आयोग इस चीज़ को जांच करेगा। तो उसके बाद भी नहीं होता तो हम जो राष्ट्रीय से बाल संरक्षण आयोग बना हुआ है वहाँ पे ये शिकायत वो कर सकते हैं। समय समय पे जो भी इसकी विधिक क्रियाएं होती हैं इसके संबंध में सूचना जारी करना अधिनियम से संबंधित में, जो ध्यान में रखते हुए कि कैसे इसको बेहतरी से इसका क्रियान्वयन किया जा सके। जो भी अधिसूचना जारी होती है समय समय पे या अन्य जो भी प्रासंगिक बातें होती हैं इस अधिनियम के अंतर्गत, वो अध्याय 7 के अंतर्गत प्रमुख प्रावधान किया गया है। जैसे इस अधिनियम के प्रावधानों को क्रियान्वयन हेतु केंद्र सरकार, उपयुक्त सरकार व स्थानीय प्राधिकारी को संबंधित मार्गदर्शन जारी करती है। उपयुक्त सरकार स्थानीय प्राधिकारी को या स्कूल प्रबंधन करानी समिति को इस अधिनियम के प्रावधानों के क्रियान्वयन हेतु संबंधित मार्गदर्शन या जैसा उपयुक्त समझे वैसा निर्देश जारी करने आदि इस तरह की चीज़ें हैं हमारे इस अधिनियम के अंतर्गत। मूल रूप से हम इस बात को स्वीकार्य समझें कि वास्तव में कि इस अधिनियम के माध्यम से हम यह तो तय कर पाए कि वास्तव में अगर हम गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की बात कर रहे हैं तो वास्तव में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए एक बुनियादी चीज़ को ध्यान में रखते हुए इस में बात की गई कि वास्तव में स्कूल का मानक क्या होना चाहिए। अब स्कूल का मानक कैसा हो तो ये अधिनियम इस बात को भी रेखांकित करते हैं कि जो भी स्कूल में बच्चों के लिए कमरे बनाए जा रहे हैं शिक्षक के लिए जहाँ पे उनको शिक्षण कार्य करना है, तो सबसे पहले महत्वपूर्ण बात यह है कि बच्चों के लिए आरामदायक और सभी मौसम के अनुकूल भूकंपरोधी भवन होने चाहिए। प्रत्येक कक्षा के लिए एक कक्षा कक्ष होना चाहिए। एक विद्यालय में ऑफिस रूम हो जिसमें अपने प्रधानाध्यापक कक्ष हो और उसके साथ ही साथ बालक बालिकाओं के लिए पेयजल व्यवस्था हो, शौचालय हो अलग अलग उनके लिए। जो भी बच्चों के साथ मध्याह्न भोजन पकाया जा रहा है उसके लिए एक रसोई कक्ष हो जहाँ पे हो, और खेल के मैदान हो, खेल की सामग्री हो जहाँ पे हो। बच्चों के लिए बिल्कुल सुरक्षा प्रदान करने के लिए उनके चारों तरफ बाउंड्री दीवार हो। स्कूल के इर्द गिर्द कुछ इस प्रकार की झाड़ियाँ, बड़े बड़े झाड़ियाँ या गड्ढे इस तरह के ना हो जहाँ ये डर हो कि बच्चे खेल के दौरान या स्कूल आने के दौरान उसमें गिरने का उनका डर है। जहाँ से बच्चे आ जा रहे हैं वो रास्ता बहुत ही सुगमपूर्ण हो, इसके लिए स्थानीय प्राधिकारी, ग्राम शिक्षा समिति या SMC के माध्यम से लिए प्रयास करने की बातचीत की गई है। स्कूल जहाँ कैंपस के आसपास के इर्द गिर्द या ऊपर से आसपास बिजली के तार ना जाते हों जिससे बच्चों को ये तार टूटने के दौरान खतरा ना हो। ये सभी चीज़ें स्कूल भवन के अंदर एक मानक निर्धारित किए गए हैं। और जो भी बात आ रही थी कि अभी मान्यता प्राप्त स्कूलों को, तो मान्यता प्राप्त स्कूलों के लिए भी इस तरह के मानक होने चाहिए। यह एक प्रावधान इसके अंतर्गत किया गया। दूसरी चीज़ जो एक बात आई थी अभी कि एक जो भी बच्चे यहाँ पे शिक्षक हमारे साथी हैं 1:30 की बात की गई है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। कि शुरुआत में ये बात की गई कि 30 बच्चे तो 60 बच्चे तक 2, 61 से 90 तक 3 और इसके ऊपर यदि हमारे पास बच्चे के विद्यालय में हैं तो एक फुल प्रधानाध्यापक और 4 अध्यापक वहाँ पे हों। कम से कम 120 जहाँ इनरोल तक बच्चे हैं और इसके ऊपर हैं और जहाँ पे बच्चे तो प्रधानाध्यापक को छोड़ के 6 शिक्षक के अनुपात में जो भी बच्चों का रेशियो आ रहा है वो वहाँ पे शिक्षक उतने होंगे। तो बेसिकली यहाँ पे अनुपात प्राथमिक स्तर पे 1:30 ही है और
उच्च प्राथमिक स्तर पर 1:25 है, 35 है। जो यहाँ पे सीखने सिखाने की प्रक्रिया की बातचीत की जाती है, उसके अंदर यह व्यवस्था की गई है कि प्रत्येक विद्यालय में एक कक्षा कक्ष के वातावरण को सहज बनाने के लिए वहाँ पे अधिगमपूर्ण सामग्रियाँ हों, पुस्तकालय हो, जिससे शिक्षक और बच्चों को बिल्कुल सहजता हो पढ़ने पढ़ाने के दौरान। अगर हम बातचीत करें साथियों, अधिनियम 2009 की प्रमुख रूप से जो हमारी बातें हमारे सामने हैं, तो एक चीज़ तो हमें यहाँ स्पष्ट दिखती है कि जो 1870 में एक शिक्षा अधिकार अधिनियम नाम से बात उठी थी, फिर 1906 आते आते उसमें अनिवार्य के साथ निःशुल्क शब्द भी जुड़ा। तो आज भी अगर निःशुल्क शब्द है तो निःशुल्क जो खाली शुल्क से ही आशय नहीं है, एक गुणवत्तापूर्ण शिक्षा कैसे प्रकार सुनिश्चित की जाए बच्चों को, यहाँ यह सुनिश्चित इस चीज़ को ध्यान में रखा गया है। दूसरी चीज़ है कि अनिवार्यता है वो सरकार की है, पालक की नहीं है। मतलब जो दायित्व है सरकार का है कि हमारे देश में अगर सरकार यह इच्छा शक्ति रखती हैं सरकारें कि हमारे देश के नागरिक, हमारे देश के जो भी बच्चे हैं उनका सर्वांगीण विकास हो, जिससे वह स्वयं के लिए ही नहीं राष्ट्र के लिए भी उपयोगी हों, राष्ट्र के लिए भी उत्पादक के रूप में कार्य सकें, तो सरकार को यह जिम्मेदारी या दायित्व लेना ही हो पड़ेगा। और स्कूल की बुनियादी आवश्यकताओं को जो इसमें मानक या चिन्हित किया गया है, और यह जो महत्वाकांक्षा दिखाई गई है कि इन मानकों को पूर्ण करे बिना हम विद्यालय संचालित नहीं कर सकते। यह स्पष्ट दिखाता है कि हम अपने बच्चों के सुरक्षा एवं संरक्षा के लिए किस प्रकार उनका हम ध्यान रख रहे हैं। दूसरी चीज़ जो यह बार बार हर चीज़ में कोट किया गया है इस चीज़ को लेके कि हम बच्चों को भय मुक्त, तनाव मुक्त शिक्षा प्रदान करेंगे, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करेंगे, उनके साथ किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होगा। सरकार द्वारा समय समय पर जो योजनाएं चलाई जाती हैं वितरण संबंधी, उन संबंध में किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। यह एक दर्शाता है कि हमारी सरकार, हमारी व्यवस्था की या जो हमारे नीति निर्माता लोग जो इस कानून के हैं, उनकी कितनी समावेशी सोच है, उस जिससे वो एक सभी को साथ लेके चलने की सोच है। दूसरा पठन पाठ्य जो हमने यहाँ पे इस अधिनियम के अंतर्गत जो कार्य दिवस तय किए गए हैं, जैसे 800 कार्य 200 कार्य दिवस प्राथमिक स्तर पे, 220 कार्य दिवस उच्च प्राथमिक स्तर पे, 800 घंटे प्राथमिक स्तर पे, 1000 घंटे उच्च प्राथमिक स्तर पे पूरे वर्ष के लिए जो निर्धारित तय किए गए हैं। उसके साथ साथ जो सीखने सिखाने प्रक्रियाओं में अधिगम पुस्तकालय या प्रिंट वातावरण आज समूह के बारे में बातचीत की गई है, यह दिखाती है कि हम पठन पाठन की प्रक्रिया के प्रति की उनकी गुणवत्ता को किस प्रकार सुनिश्चित करना चाहते हैं। तीसरी चीज़, एक चीज़ बात है कि बाल संरक्षण आयोग या विभिन्न आयोगों द्वारा विधिक प्रक्रियाओं द्वारा यह बच्चों के अधिकारों, बाल अधिकारों को सुरक्षित ही नहीं कर रहे, बल्कि उनके क्रियान्वयन के लिए भी प्रयासरत है कि किस हम प्रकार से उनको हम यहाँ पे सुरक्षित एक वातावरण प्रदान करते हुए उनको उच्च गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करें। और निःशुल्क अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 के अंतर्गत जो भी हमारे पूर्वजों ने दशकों की मेहनत के साथ जो अपने सपने देखे हैं उनको हम साकार कर सकें। इसी के साथ साथियों, आपके जो भी सुझाव हों, मैं bscrdup@gmail.com पे अपने सुझाव अवश्य दीजिएगा। धन्यवाद।